अहम है क्योंकि बात हम इस खास मुलाकात में जम्मू कश्मीर के हालात की करेंगे और बदलते हालात के बीच क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है और जो सियासी उफक पर पिछले कई दिनों से एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, उस नाम के आने से क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई तब्दीली आई है या सिर्फ अभी हवा हवाई है सारा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया गवर साहब। सबसे पहले जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि एक हालात था जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सियासी खीमे के अंदर अचानक से गर्माहट पैदा हुई, ऑल पार्टीज मीटिंग आनन फानन बुलाने की बातें हुई, सियासी जमातों ने अपने अपने तरीके से रद्द-ए-अमल दिया और बॉल अब जम्मू तक आ गई कि जम्मू में भी हम ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएंगे। वो अभी थमा ही नहीं था। इस बीच सियासी उफक पर एक और मामला आया, वो था हमारे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने में वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद साहब का पार्टी से इस्तीफा देना और उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट आना। आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई तौर पर गुलाम नबी आजाद एक गेम चेंजर है जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर? गवर साहब, जैसे आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से जब से आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, काफी कांग्रेस में से लोग उनके साथ चले गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई तूफान आ चुका है, क्योंकि मेनली वो कांग्रेसी थे और लोग जो गए कांग्रेस पार्टी से ही गए हैं। और मुझ पे कुछ लोगों ने कहा कि साहब किसी पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने रिएक्ट क्यों किया? मैंने कहा साहब देखो, जिस वक्त मैं सामने आया जम्मू कश्मीर में मायूसी सी छाई हुई थी। 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी लीडरान जिनमें मैं भी शामिल था, हम घरों में बंद थे और बाकी जितने लोग थे या घरों में बंद थे या होटलों में बंद थे। लोगों में खौफ था कि हमारी डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारी जमीनें बाहर से आके लोग खरीदेंगे, बाकी लोग हमारे बच्चे बुजुर्ग बाहर के जेलों में बंद थे, दुकानें बंद थी, पूरा मायूसी का हालत था, टूरिज्म नहीं था, होटल बंद थे सब। तो उस वक्त जब हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बात करने के लिए सामने आए, हमने पहले चाहा था कि यही सियासी लीडरान जो हमारे थे वो शायद सामने आएंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि 72 साल में जो हमने बोला ये झूठ साबित हो चुका था, और शायद ये सच बोलेंगे, ये हकीकत है, भारत हमारा मुल्क है और हम इसके हमें इन्हीं के साथ उठना बैठना, हमारी दिक्कतें दिल्ली की वजह से हैं और दिल्ली से ही हल हो सकती हैं। लेकिन जब मैंने देखा, जब हम उनके पास गए तो उनका अफसोस ये था कि साहब जब हमारे वक्त थे तो लोग मर रहे थे सड़कों पे आके, न कुछ भी होता था तो 100-200 लोग हर रिजीम में मर गए, तो आज तो लोग चुप बैठे। तो हमने कहा साहब इन लोगों को दुख इस चीज का नहीं है कि हालात खराब हो चुके हैं, लोगों को कोई दिलासा दे दे, इनको यह है कि ये लोग क्यों नहीं सड़कों पे आए। तो मजबूरन हमें उस वक्त लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रख के हमने एक पार्टी बनाई जिसका मकसद ही खाली ये था सच बोलना। और सच की सियासत कोई नई बात नहीं है। सच की सियासत यह था कि ना हम रायशुमारी बोलेंगे क्योंकि वो अचीवेबल नहीं है, ना हम सेल्फ रूल बोलेंगे, ना हम ये बोलेंगे कि हम सब ऑटोनॉमी लाएंगे, ना हम ये बोलेंगे हम 370 ला सकते हैं, क्योंकि 370 खाली सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। और इसीलिए वरना कोई जाति हमारा उनके खिलाफ नहीं है। अल्लाह के फजल से लोगों को यह था कि 370 हटने के बाद उनको था कि बच्चों की नौकरियां खत्म ना हो जाएं, जिस तरह हुआ था हमने ऑर्डर चेंज करा दिया। मैं उस बात पर जरूर आऊंगा, लेकिन सवाल मेरा था कि जिस तरीके की गर्माहट आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में गुलाम नबी आजाद की दोबारा ये जो एंट्री हुई है विद अ पार्टी, ये जी के गेम चेंजर होगा। कुछ पार्टियां अब इसको बी टीम और सी टीम का नाम भी दे रहे हैं, इससे पहले आपको भी बी टीम सी टीम का दर्जा मिल चुका है। ये जो सियासत हो रही है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब इस सियासत को कैसे देख रहे हैं? गवर साहब, ए टीम बी टीम सी टीम में ये मानता नहीं हूं। देखिए, हम सब जो भी सियासी जमात जम्मू कश्मीर में है उसको दिल्ली के साथ ही राब्ता रखना है, दिल्ली से ही मसले हल हो जाएंगे, वरना किसी का कोई मसला हल नहीं हुआ। चाहे महबूबा जी थी, ठीक है, वो उनके साथ अलायंस में थी लेकिन दिल्ली के साथ ही थी, चाहे फारूक साहब थे, उन्होंने भी उनके साथ अलायंस किया, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, हर एक से मिलता रहा है, ऐसा तो नहीं है।
आजाद साहब तो वहीं दिल्ली की पैदावार ही है, दिल्ली में ही पले बढ़े, और जब एक बार यहाँ आए तो तब भी दिल्ली की वसातत से ही आए, यहाँ उस वक्त एमएलए भी नहीं थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चेंज होगा। क्यों? ही हैज नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट एनीबॉडी न्यू इनटू हिज फोल्ड। अभी तो वही कांग्रेसी, अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा उनको दिला के अपने साथ मिलाया है, लेकिन क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते मुझे ये मालूम नहीं है। मैंने जिस पे टिप्पणी दी वो ये थी क्योंकि आजाद साहब ने कहा कि मैं प्री 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करूंगा। तो मेरा टिप्पणी देने का मकसद इतना ही था कि आजाद साहब झूठ ना बोलिए। यू आर डायरेक्टली अ पार्टी रिमूवल में। अगर आप उस वक्त बीजेपी के साथ वोट नहीं देते तो ये हट नहीं सकता था। राज्यसभा में उस वक्त बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती, और आजाद साहब जिसके लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उन्होंने बड़ी दुआनदार तकरीर की, बड़ी जज्बाती तकरीर की, लेकिन वोट बीजेपी के साथ दिया। मैंने उनको बोला आजाद साहब बचाने का वक्त तब था, आज नहीं है। झूठ ना बोलो, हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता ना दिखाओ। बाकी मुझे ये पता है जाती तौर हमें क्या फर्क पड़ेगी आजाद साहब से। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है कि एक जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका ये मानना कि देखिए आजाद साहब की एंट्री का मतलब वो है ये जो नई पार्टियां बनी है यहाँ पर जो लोग आए ये जाएंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की जमात को भी होगा आने वाले दिनों में, और कुछ नुकसान हुआ भी है। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह गवर साहब हमारी पार्टी से न कोई लीडर गया और न जाएगा। 7 लाख मेंबर इस वक्त हमारे हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं क्यों, मेंबर तो एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है। हर शहरी को कोशिश की जाती है, जो वोट जिसका है उसको मेंबर बनाने की कोशिश की जाती है। हो सकता है 10-12 मेंबर कहीं गए होंगे और जो इनसे मुंसलिक पहले कांग्रेस जमात से मुंसलिक होते, बाकी कोई लीडर नहीं गया। और दूसरी एक और बात बताऊंगा, आजाद साहब बहुत कुछ आज कहते हैं। आजाद साहब को आप जम्मू कश्मीर याद आया, 40 साल क्यों नहीं याद आया? जब वो रोक सकते थे जम्मू कश्मीर में 90 में जब हालात खराब हुए, तब उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? आजाद साहब आज संजय गांधी साहब, मरहूम संजय गांधी की तारीफ करते हैं। क्या हमें मालूम नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जब नसबंदी हुई तो आजाद साहब और संजय गांधी साहब उसके जिम्मेवार थे। जब तुर्कमान गेट में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आजाद साहब उसी संजय गांधी के साथ ही थे। अगर 47 के बाद कश्मीरियों पे कभी ब्लॉकेड हुआ, वो आजाद साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में हुआ, जब उन्होंने लैंड रोक खड़ा किया यहाँ। आजाद साहब आज तो बहुत उनको हम जम्मू कश्मीर की याद आई है। क्या जब वो चीफ मिनिस्टर, ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु हैड टू रिजाइन बिकॉज ही फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त खराब न वरना उस वक्त तो बहुत ठीक था। आपने देखा मुफ्ती साहब के 3 साल कितने अच्छे थे, कितनी चेंज हो गई थी। 2008 में उन्होंने आज पूरे हालात को लगा दी और वो रगड़ा हुआ। उसी पे फिर 2010 हुआ, फिर 2012 हुआ, 2014 हुआ, 2016 हुआ। तो जिम्मेवार अगर ठहराया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ ना, कौन जिम्मेवार था फिर हालातों को खराब करने में? वरना तो हालात 2002 में बदल चुके थे, तो जब टास्क फोर्स भी खत्म किया गया था। क्या मैं ये समझूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब उस खबर को दुरुस्त कर रहे हैं जो लगातार ये बता रहे कि आजाद साहब के टेन्योर में जी एक पीस इनिशिएटिव रहे, आजाद साहब के टेन्योर में कुछ डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट की बातें हुई, शायद वो एक इमेज थी आजाद साहब की जिसको लेकर आज भी कुछ लोग बात करते हैं। आपका मानना कि नहीं जी, ये जो जड़ें हैं वो काफी खोखली हैं, 2010 नहीं बल्कि उससे पहले भी आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद साहब का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ नहीं है, और हालात को और ज्यादा खराब 2010 में किया गया। अगर सच माना जाए, आजाद साहब ने दिल्ली बैठ के हमेशा कश्मीर में बदअमनी और बेचैनी फैलाई। क्यों? उन्होंने कांग्रेस को अंदर से गुटबंदियों में बांध दिया था, जिसकी वजह से हमने खमियाजा उठाया। चाहे वो 1984 में था जब गुलाम अहमद शाह को हटाया गया, जब फारूक अब्दुल्ला साहब को हटा के गुलाम अहमद शाह को लाया गया, चाहे 87 में फारूक और राजीव एकॉर्ड था, उसमें गुलाम नबी आजाद का हाथ था। जो चीज भी दिल्ली से होती थी, क्योंकि आजाद साहब दिल्ली से ही सब कंट्रोल करते थे ना। जब वो ये सब कुछ कहते हैं मैंने दिल्ली में ये किया, तो जो जम्मू कश्मीर में खराबियां हुई उसके भी तो वही जिम्मेवार है। एक बार हमने उनको चीफ मिनिस्टर देखा, वो भी दिल्ली से आए, एमएलए नहीं थे, तो उन्होंने हमें 2008 लैंड रो उठाया। कम्युनल, अगर जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे
पे उतने क्लोज नहीं होते। हम तो शायद कत्लो आम करते जिस तरह 1947 में हुआ था। आजाद साहब की कंट्रीब्यूशन तो वही है। ये कहना डबल शिफ्ट में काम करो, ट्रबल शिफ्ट में, ये तो चलता है। कोई बिल्डिंग किसी ने 1 साल में बनवाई, इन्होंने 6 महीने में बनवाई होगी। ऐसे ऐसे तो फिर हम भी कह सकते हैं क्या जो पुल आजाद साहब ने शुरू किए वो 10 साल में नहीं बने। हम फिर अल्ताफ बुखारी भी कह सकता है मैंने 8 महीने में पुल तैयार करवाया। ये चीजें देखिए, ये चीजें अफसर होते हैं, कोई अफसर बड़ा इनिशिएटिव लेने वाला होता है। ओवरऑल आजाद साहब का नेगेटिव रोल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। और मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिनको उन्होंने हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, कोई ऐसा रोल किया है? मुझे बताओ कहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई चीज ऐसी की जो हम आज गिन सके? हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछो ना आजाद की क्या कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये जब मैं जम्मू कश्मीर के चैप्टर से इसको देख रहा हूं, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब एक वाहिद ऐसे लीडर है जो बड़े वोकल है इस पूरे मामले पर कि जनाब ये आजाद साहब की जो हवा बनाई जा रही है इस हवा में ना जाए, जमीनी सूरत हाल को देखे। फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कलेक्टिव रहे, उमर साहब का एक ट्वीट छोटा सा आया, उसके बाद और किसी लीडर ने ज्यादा कोई बात नहीं बताई। ये जो आप फोर फ्रंट पर आ रहे हैं, ये गुस्सा है या जमीनी सूरत हाल को देखने के बाद आप तंग आ गए और आप कह रहे हैं नहीं जनाब मैंने तो कहना ही है, चाहे कोई माने या ना माने? गवार साहब, 2 चीजें बताऊंगा। अल्लाह के फजल से मैं वाहिद सियासी लीडर हूं जो सच बोलता है। आपने देखा अभी विवाद उठा था 25 लाख वोटों को लेके। मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की, मैंने कहा साहब ये क्लैरिफाई करिए क्यों हम विवाद की पॉलिसी नहीं चलाना चाहते हैं। इसी तरह चूंकि मेरा क्या, वरना मेरा फारूक साहब हमारे पिता समान है, महबूबा जी बहन है, उनके साथ अगर मैं बोलता हूं झगड़ा इसी बात पे, वो कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे, मैं कहता हूं आप झूठ बोल रही हैं, आप नहीं ला सकती हैं। पीएचडी वालों के साथ आप नहीं ला सकते, खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और लोगों को सीधा बोलो जो नई हुकूमत आएगी वो आपके ड्रेन, सड़कें, आपका रोजमर्रा के इंतजामात उनके लिए है, आपके इंतजामिया चलाने की है, बाकी किसी भी पॉलिटिकल इशू पे कोई रोल नहीं है। चूंकि आजाद साहब ने भी वही पॉलिटिक्स से शुरू किया, उन्होंने भी दिल्ली में, उनको याद नहीं आया 3 साल कि जम्मू कश्मीर में जाके 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करूं। अब जब उनको लग रहा है कि उनको कांग्रेस पार्टी से दरवाजा दिखाया गया है या उन्होंने इस्तीफा दिया, देखो इस्तीफा तो तभी देते हैं लोग जब वहां उनको लगता है पार्टी में अब उनकी जरूरत नहीं होती है। when he saw that the Congress party no longer needed him, क्यों उनको एक एक करके हर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी से बाहर जब निकाल दिया, फिर तो वो ये था ही उनका लास्ट इस्तीफा देना था। वरना ही वुड हैव बीन अ मैन जिसको कांग्रेस पूछती ही नहीं। अब ठीक है जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देके अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी नई सियासी इनिंग यहां से शुरू करूंगा, आजाद साहब अब ये 1977 नहीं है कि वहां संजय गांधी कोई है जो आपको फिर लीज ऑफ लाइफ देगा। उस वक्त आप संजय गांधी की वजह से बने क्योंकि आप मुसलमान चेहरा थे, उनको मुसलमानों पे जुल्म जबर करना था। उन्होंने एक मुसलमान को और जम्मू कश्मीर के मुसलमान को सामने ले गए, आपको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया। आपने फिर नसबंदी में रोल अदा किया, आपने तुर्कमान गेट में रोल अदा किया, आपने हर चीज में रोल अदा किया जो मुसलमानों के खिलाफ वहां हो रही थी। ठीक है साहब, मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कंसर्न हूं। साहब हमें झूठ ना बोलो, मेरे बच्चों को बोलो भैया मैं तो वही हूं जिसने 370 उठवाया। इनको सीधा बोलो ना कि साहब मैं नहीं कर सकता हूं, उनको बोलो आजाद साहब शुड से दैट आई विल डू अ डेवलपमेंट वर्क। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कहते हैं मैं बहुत डेवलपमेंट वाला आदमी था, तो यहाँ डेवलपमेंट की बात करें ना, ये कब्रिस्तान का रास्ता क्यों दिखा रहा है? 4 तारीख के जलसे में आजाद साहब क्या कुछ कहते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। जिस तरीके से 5 पन्नों की जो चिट्ठी आई है उसमें आजाद साहब ने बड़ी चीजें कांग्रेस के बारे में कही, वो उसकी जवाब देते भी रहे हैं, और लेकिन जब मैं इसको ग्राउंड जीरो पर देख रहा हूं तो आजाद साहब की लॉबी मुझे मजबूत नजर आ रही है। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अपना घर, सियासी घर इंटैक्ट है या उसमें भी दरारें हैं? क्योंकि खबर यह है कि काफी लोग नाराज है आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से भी। गौर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी बिल्कुल मजबूत है, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते ये जरूर हो सकता है कि डिस्कशंस भी होंगे और किसी
किसी सतह पे ऐसा भी हो सकता है जिसको ये लगता हो कि नहीं साहब ऐसे होना चाहिए, वो हम एक वी आर फैमिली लाइक, पार्टी इज ऑलवेज लाइक अ फैमिली, एंड वो हम अपनी पार्टी में आपस में ही हल करेंगे। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई अपनी पार्टी में से कोई भी लीडर जाएगा, खासकर उन जमातों के साथ जो झूठ की सियासत करते हों, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस, मैं तो हमेशा कहता हूं जम्मू कश्मीर के हालात के लिए जिम्मेवार अगर कोई है, बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसीए है। और जब हम पार्टियों की बात करते हैं उसमें शख्सियतें भी आती हैं। आजाद साहब और द बिग पिलर ऑफ कांग्रेस, खुद ही तो उन्होंने 3 सफ़ों पे तो अपने पद ही लिखे हैं कि मैं कितने पदों पे रहा हूं कांग्रेस में। आज मुझे पता नहीं वो किस मुंह से ये कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आई हुकूमत में बैठ के। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ये मजबूरी बनती है इसके बाद लीडर की, जब वो किसी पार्टी का हेड बने या पार्टी का लीडर बने, कि उसने दूसरी पार्टी को तनकीद ही करनी है, तब जाकर वो अपनी पार्टी में एग्जिस्टेंस दिखा सकता है? नंबर एक। अब ये मैं नहीं, ठीक है, अल्लाह के फजल देखिए साहब, अल्लाह के फजल से हम कभी किसी की इसलिए मुखालफत नहीं करते हैं। क्यों? इज्जत देने वाला भी अल्लाह और इज्जत लेने वाला भी अल्लाह, नंबर एक। नंबर दो, मेरी मुखालफत हर उस लीडर के खिलाफ होगी जो झूठ की सियासत यहां आके करे और ये बोले, हमारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करे कि मैं 370 लाऊंगा, ये करूंगा, मेरी वरना पकड़ के साथ क्या है। मैं तो सोशली मिलता हूं, सोशली फारूक साहब से भी मिलता हूं। अगर महबूबा जी कहीं मिलती है उनको सलाम दुआ भी करता हूं। इसी बात पर आऊंगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ साहब की जात को कब इस बात का एहसास हुआ कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रही है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का रास्ता नहीं दिखा रही है, ये गलत है? ये आपको एहसास कब हुआ? अपनी पार्टी बनाने के बाद या उससे पहले? देखिए साहब, नहीं साहब, देखिए साहब, जिस वक्त मेरे और महबूबा जी में कोई जाती ये इख्तलाफात तो थे नहीं, हमें कोई ओहदे तो बांटने नहीं थे। महबूबा जी ने मुझे पहले वर्क्स मिनिस्टर मुफ्ती साहब ने बनाया, महबूबा जी ने मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। जब आपको याद होगा 2018 नवंबर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मुझे मिलकर ज्वाइंट कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर मैं खराब था तो उस वक्त क्यों इन्होंने मुझे ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया? मैं आपसे पूछूंगा ना, आजाद फारूक साहब पर भी सवाल कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पर भी सवाल कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूं, आजाद पर भी सवाल कर रहे हैं। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने आपको वन वॉइस में चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कही। मैं तो वही बात कहता हूं उनको कि साहब उसके बाद 5 अगस्त होता है, तब तक आप सब लीडर मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी कहते थे कि 370 अटल है, ये कभी बदल नहीं सकता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया तो पता लगी ये तो टेम्पररी मेजर था, आप लोगों को धोखा दे रहे थे। अब अगर उठ गया है, जब आप उठाने में रोक नहीं सके, पीएचडी बनी कि हम रुकाएंगे, रोक नहीं सके। फारूक साहब आपने हमसे वोट लिए 2019 में, मैं बचाऊंगा, बचा नहीं सके। आजाद साहब, यू वेर अ पार्टी इन पार्लियामेंट, अगर आप बीजेपी के साथ वोट नहीं देते ये उठता नहीं। तो आज क्यों आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरी इख्तलाफ तो इतना ही है। मेरा तो यही सवाल था कि अल्ताफ बुखारी साहब को इस चीज का एहसास कब हुआ कि ये सब गलत है और रास्ता मेरा ये है? 5 अगस्त सुनिए, 5 अगस्त 2019 को बड़े सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई कि लोगों को धोखा ये लीडर देते रहे, इंक्लूडिंग हम जैसे लोगों को, और ये धोखा ही था। हमने कहा नहीं, हम सच की सियासत करेंगे, लोगों को सच बोलेंगे कि ये सच है, ये झूठ है। हमारी दिक्कतें दिल्ली के साथ है, हमारी मुश्किलात दिल्ली के साथ है, और अगर हमें कुछ लाना है दिल्ली से ही वापस लाना है। अच्छा अल्ताफ बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, जब एक लीडर पार्टी बदलता है, आपने भी पार्टी बदली, आपने अपनी पार्टी बनाई, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लीडर बाहर की पार्टियों से आए या वहां भी कोई जा रहा है, जब ये लीडर मूव करता है, जब ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूव करता है, क्या इसके साथ नीचे जो ग्राउंड जीरो पर लोग होते हैं वो भी मूव करते हैं पॉलिटिकली सोचने के एतबार से? देखिए, क्या ये शिफ्ट हो पाता है? देखिए मैं आपको बताऊंगा। अवल तो पहले मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया पीडीपी से। मुझे 19 जनवरी 2019 को निकाला गया क्योंकि मैंने महबूबा जी को उस वक्त बोला था, मेरे इख्तलाफात एक मीटिंग में हुए, मैंने उनको बोला महबूबा जी आपके खिलाफ लोगों में नफरत है, पीडीपी खिलाफ गुस्सा है, आप साइड में हो जाए, किसी और को बनाइए, हम लोगों में वापस जाएंगे, माफी ले लेंगे, बेशक आप पार्लियामेंट लड़ सकती है। शी वॉज द लीडर, उन्होंने मुझे निकाला, उनको पसंद नहीं आया शायद मेरा, तो इट वॉज अ राइट।
मैंने कोई पार्टी उस वक्त ज्वाइन नहीं की थी। मैं बिल्कुल, फिर फारूक साहब, फिर चूंकि 2019 में बड़ा गरमाया पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले 370-35 का मसला, फारूक साहब ने कहा मैं बचाऊंगा, मैंने भी उनको वोट दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी मेरी हिमायती थे, हम सब ने उनको वोट दिया। लेकिन कहने का मतलब है, जब पता लगी कि वी हैव फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग दैट, व्हाई डू द लीडर्स स्टिल टेल देम? देखिए, आप आ गई यहां, हमने आपके खिलाफ नहीं बोला। आपने देखा हमने आम आदमी पार्टी, क्यों उन्होंने तो नहीं बोला ना 370 वापस लाएंगे, क्यों बोलते भी कैसे? उन्होंने भी तो 370 के खिलाफ वोट दिया था। इसलिए हम कहते हैं आजाद साहब, कम से कम आप ये ना बोलो, ये बोलो मैं डेवलपमेंट का आदमी हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता सवाल तो आपने वहीं पर छोड़ दिया। क्या ये आइडियोलॉजी मूव हो पाती है? सवाल मेरा छोटा सा था, क्या आइडियोलॉजी मूव हो पाता है? देखिए साहब, मेरी आइडियोलॉजी लोगों की खिदमत करना है। किसी भी पार्टी में बैठ के मैं वो खिदमत करूंगा, और एज लॉन्ग एज आई एम अलाउड टू डू इट, वेदर इट इज माई ओन पार्टी, whether it is any other party, I'll do it. अब ये आजाद साहब से पूछे 50 साल उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, अब क्या है? क्यों, अगर वो 50 साल कांग्रेसी थे, अब वो कौन सी सियासत करना चाहते हैं? लेकिन मेरा एक ही चीज है कि आजाद साहब बराई करम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये झूठ ना बोलिए कि मैं 370 वापस लाऊंगा या 35 वापस लाऊंगा। क्यों, आप तो उठाने वालों में हो। ठीक है जी, मैं जरा ज़िमनी सवाल पर आऊंगा। आजाद साहब को जरा साइड लाइन करते, मैं जरा ज़िमनी सवाल पर आता हूं। अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स करते हैं और कह के जनाब जो होगा नहीं अवाम को बता दो नहीं होगा, इतना हमारे दायरे इख्तियार में, ये हम कर रहे हैं, इतना मैंने किया है, कुछ चीजें पाइपलाइन में हो सकता है वो भी हो जाए, अगर इतना ट्रांसपेरेंस आ रहा है, इतना भरोसा आपको अपनी पॉलिटिक्स पर है, तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जब उड़ी गया, उड़ी में चूंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, नई पार्टी थी, ताज मोहिउद्दीन साहब कांग्रेस में थे, मेरे 2-3 मुलाकात उनके साथ हुए, मैं शुक्रगुजार हूं, खाना भी उन्होंने खिलाया, चाय भी पिलाई बड़ा। तो उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर वक्त पे मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। उससे पहले कुछ हुआ, उनके दामाद ने ज्वाइन किया। आप चेक करिए सिक्योरिटी उनकी, उनको जो, क्योंकि हमने लिखा कि साहब ये हमारा मेंबर है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, या आप सिक्योरिटी के रिकॉर्ड से भी चेकअप कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब उड़ी हम गए लोगों से मिलने के लिए, वहां लोगों का मूड था, नहीं साहब, अल्ताफ साहब हमने ताज साहब को देखा है, आप डायरेक्टली आइए। मैं फिर ताज साहब के पास गया, मैंने ताज साहब को कहा कि ताज साहब आइए, आपके साथ मैंने उस वक्त बात की है, मैं अपने वादे से मुकरना नहीं चाहता हूं, कम एंड ज्वाइन द पार्टी। ताज साहब ने कहा नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं अक्टूबर में पहले नॉमिनेशन पेपर कांग्रेस का लूंगा, फिर दूसरे दिन भरूंगा नहीं। तो मैंने कहा जनाब मैं ये सियासत नहीं करता। तो इसलिए जनाब मुझे चूंकि लोगों की मांग थी, दैट इज माई बर्थ प्लेस, तो क्यों नहीं, जहां अगर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स फॉर दैट, मैं श्रीनगर में रहता हूं, छानपोरा से भी लड़ूंगा, उड़ी से भी लड़ूंगा। तो क्या आप मानते हैं कि ताज मोहिउद्दीन साहब आपके लिए चुनौती है वहां पर आज के दिन में, जबकि वो अब कांग्रेस से बाहर है, आजाद में चले गए हैं? देखिए, अल्लाह के फजल से ये होता है, जब लोग साथ आपके साथ हों, लोग ही मजाज होते हैं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं नहीं कहता हूं, ताज साहब बुजुर्ग लीडर हैं, लेकिन ताज साहब को सच बोलना चाहिए। इस उम्र में तो ज्यादा ही हक बनता है सच बोलने का। ये ना बोले लेट हिम नॉट शो हिज कि नहीं साहब बीजेपी, उनको बताइए जरा खुदा के लिए, उनके दामाद ने ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एहलकारों से पता करिए, सिक्योरिटी में चिट्ठी देनी पड़ती है, कौन हमारा वर्कर है, इसको जरा सिक्योरिटी दीजिए, हमने उनके लिए दे दी। तो अगर ये सब कुछ वो कर रहे थे, तो आज क्या कह रहे हैं वो, और कहते नहीं जी हमारा कोई बीजेपी से ताल्लुक नहीं। भाई साहब, तुम्हारा लीडर जिसके पीछे तुम जा रहे हो, जिसके साथ तुम जा रहे हो, वो तो बीजेपी के साथ वोट दे दिया उसने 370 उठाने में। तो आज कौन सी नई सियासत हमें बता रहे हो? बाकी ताज साहब, एक चीज बड़ा हम सुन रहे हैं, जो भी दिल्ली आता है, ये तो जनाब दिल्ली वाले हैं जी, और इनको बीजेपी के साथ बड़े करीबी राब्ते हैं। आप लगातार ये कहना कि जी मैं दिन के उजाले में वजीर आज़म के दफ्तर भी जाता हूं, दिन के उजाले में दाखिला वजीर से भी मिलता हूं, कौमी सलामती के मुशीर से भी मिलता हूं, लोग रात के अंधेरे में आते हैं और वो वापस चले जाते हैं, हम डरते नहीं है। ये मुराद क्या कि आप किन की ओर इशारा कर रहे हैं जो रात को दिल्ली आकर मुलाकातें करते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। देखिए साहब, जब तक हम एक जम्मू कश्मीर
हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हमारा मसला भी हर एक दिल्ली के साथ है, हाल भी दिल्ली के साथ है। कोई भी पार्टी वहां हो, आपको उनके यू हैव टू डू बिजनेस विद देम। चूंकि हम वजीर आजम, हमारा मसला अगर वजीर आजम की लेवल का है उनके पास जाते हैं, वजीर दाखिला की लेवल का है, चूंकि आजकल गवर्नर रूल है तो ज्यादा उन्हीं के पास जाते हैं। अगर कभी कोई सिक्योरिटी रिलेटेड है तो नेचुरली एनएसए साहब के पास भी जाते हैं। लेकिन हम उन पार्टियों की तरह नहीं है जो कहते हैं अल्ताफ बुखारी 2020 मार्च में गए इसलिए ये बीजेपी के एजेंट बन गए, और खुद 2021 में जाते हैं 1.5 साल जाया करने के बाद उसी वजीर आजम, उसी होम मिनिस्टर और उसी के पास। तब उन्होंने कौन सा वहां क्या वो एजेंट नहीं है? जब उन्होंने उनके साथ मिलीजुली सरकारें बनाई तो तब वो एजेंट नहीं है। जब वो उनके साथ किसी भी सोशल फंक्शन में जाते हैं तब वो एजेंट नहीं है। हमको क्यों? क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम किसी खानदान को बिलोंग नहीं करते हैं, पॉलिटिकल हमारी विरासत कोई नहीं है, इसलिए उनको लगता है एक। लेकिन भैया हम तो एक वैसे नागरिक हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। कोई हम पे रिश्वत का इल्जाम नहीं लगा सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए अल्ताफ बुखारी तुमने जो बना लाया है, मैंने घास की छत से शुरू किया है, लेकिन एक एक पाई का हिसाब है क्यों बिजनेस किया है, ये मुझे बताए ना इनमें से किस आदमी ने बिजनेस किया है। ये भी अगर आज करोड़ों के मालिक हैं, ये पैसा कहां से आया? इनका तो कोई बिजनेसमैन नहीं था। सईद अल्ताफ बुखारी पर ये एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पर तो यही इल्जाम है कि अपनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट और राब्तों को बचाने के लिए दिल्ली के दबाव में यह सब कुछ किया गया, पार्टियां बनाई गई और इस तरीके से सामने रखा गया। गवर साहब, अल्लाह के फजल से अल्ताफ बुखारी का दिल्ली की सरकार के साथ कोई बिजनेस नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कोई बिजनेस नहीं, न कभी रहा है न रहेगा। आई डू अ बिजनेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट। इन इंडिया देयर इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज व्हिच थ्राइव्स वेरी वेल। मुझे फख्र है मैं जम्मू कश्मीर का वो वासी हूं जिसने प्रोफेशनली एक कंपनी चलाई और सबको दिखाया कि जम्मू कश्मीर के एक रिमोट जगह उड़ी से एक लड़का निकलता है, एक खानदान निकलता है जिनकी घास की छत थी, वो आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। एंड मुझे फख्र है कि आगे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत है जो इनका चीफ मिनिस्टर हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जिसका दिल धड़कता हो गरीबों के लिए, जो सच बोलता हो। मैंने बोला मैं नौकरियां आपकी किसी को खाने नहीं दूंगा, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। मैंने बोला जमीन किसी को खाने नहीं दूंगा, अल्लाह के फजल से। मैंने बोला स्टेटहुड के लिए लड़ूंगा, बताओ मेरे बिना कोई लड़ रहा है? गवर साहब आप देख रहे हैं मेरे जलसे, हर जलसे के बाद लोगों को कहता हूं आवाज उठाओ, वजीर आजम को बोलो कि हमें स्टेटहुड, क्यों ये तीसरा चीज है जो मैंने वादा किया लोगों को। अच्छा, मेरी पार्टी के मेन एजेंडा। साहब क्या 2022 में चुनाव का कुछ बिगुल बज सकता है या 2023 के वक्त तक? मुझे तो नहीं लगता है कि दिल्ली सीरियस है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल करने को। बीजेपी बैक हैंडल में, बैक सीट में बैठ के चला रही है, विदाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी चला रही है। लेकिन बीजेपी भूल रही है जम्मू कश्मीर को, लोगों को पता है गवर्नर उनका, चीफ सेक्रेटरी उनका, डीजी उनका, इंतजामिया उनका, जम्मू कश्मीर के अफसरों को साइडलाइन किया गया है। जितनी भी खराबियां हो रही हैं, जितनी भी मुश्किलात है लोगों में, जो कुछ लोग सफर कर रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है और जरूर इलेक्शन में उनको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। क्या ये चीजें आपने दाखिला वजीर साहब, कौमी सलामती के मुशीर साहब से नहीं कहा? देखिए साहब, हमेशा हम हमेशा जब भी मिले हमने लोगों की मुश्किलात का जिक्र किया, हमने लोगों के मुश्किलात, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में फैसले का जिक्र किया। हमने ये जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के वासी अफसरों को आप लोगों ने कोई ओहदा नहीं दिया है, और उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दूर हैं। हम कहते हैं, देखिए हम तो सरकार नहीं है ना, हम पार्ट हैं बीजेपी का। हमारा रोल है कहना, हम कहते हैं वो माने या ना माने, लेकिन हमें मालूम है 2024 में जब जनरल इलेक्शंस मुल्क के अंदर होंगे उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव हो सकते हैं 2024। मुझे तो लगता है बीजेपी को इतना चस्का आया है बैक सीट से चलाने का, शायद वो कभी डेमोक्रेसी यहां बहाल ही ना करें। वरना कोई रीजन नहीं है। दे शुड होल्ड इलेक्शंस इमीडिएटली। चलिए बहुत बहुत और फिर लोग मजाजें जिसको भी बनाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी इस कीनली इस ट्रांसमिशन को देखने के लिए। उम्मीद है कि आप आपका अपना फीडबैक जो है वो जरूर हम तक पहुंचाएंगे। फीडबैक के लिए याद रखिएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आप अपना आरा जो है, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। मुझे दें इजाजत, बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज के साथ।